नमस्कार साथियों। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम मत्स्य संघ की बात कर चुके हैं, पूर्व राजस्थान संघ की बात कर चुके हैं और संयुक्त राजस्थान संघ की बात कर चुके हैं। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चरण आया, जो वास्तव में अगर हम कहें तो राजस्थान की स्थापना की दिशा में मील का पत्थर बनकर आया, तो वो था चौथा चरण, और उस चौथे चरण का नाम है वृहद राजस्थान। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं उसी वृहद राजस्थान की, मैं बात करने वाला हूं उसी ग्रेटर राजस्थान की, मैं बात करने वाला हूं वृहत्तर राजस्थान की। विद्यार्थियों, मैं बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया के अंदर, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया के अंदर जो चौथा चरण है, वो चौथा चरण है वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान कह दीजिए, आप इसको वृहत्तर राजस्थान कह दीजिए, वृहत्तर राजस्थान कह दीजिए, और आप इसको ग्रेटर राजस्थान कह दीजिए। वृहद राजस्थान कह सकते हैं, वृहत्तर राजस्थान कह सकते हैं, और आप इसे ग्रेटर राजस्थान भी कह सकते हैं। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में वृहद राजस्थान कहिए, चाहे वृहत्तर राजस्थान कहिए, और चाहे ग्रेटर राजस्थान कहिए, ये राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया का कौन सा चरण है? ये राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया का चौथा चरण है। और बात जब मैं इस चौथे चरण की करता हूं, तो ये चौथा चरण कब अस्तित्व में आया? तो विद्यार्थियों, ये चौथा चरण अस्तित्व में आया 30 मार्च 1949। इस चरण का जो गठन किया गया वो 30 मार्च 1949 को किया गया। मैं एकीकरण की पूरी प्रक्रिया को जब आपको समझा दूंगा तो आपको ये बताऊंगा कि 30 मार्च के दिन चूंकि हमारा राजस्थान मोटे तौर पर तैयार हो चुका है, इसलिए हम प्रतिवर्ष इस 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। मैं राजनीतिक एकीकरण की इस प्रक्रिया में आपको संयुक्त राजस्थान चरण जब मैंने आपको समझाया, संयुक्त राजस्थान संघ की चर्चा जब मैंने करी, तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि यह संयुक्त राजस्थान जो 18 अप्रैल 1948 को गठित हो गया, ये बात हमारी हो चुकी है। और 18 अप्रैल 1948 को यह संयुक्त राजस्थान कब बना? जब पूर्व राजस्थान संघ के अंदर मेवाड़ रियासत का विलय हुआ था। मेवाड़ रियासत का विलय पूर्व राजस्थान संघ के अंदर कब हुआ? यह विलय हुआ 18 अप्रैल 1948 को, और संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। लेकिन संयुक्त राजस्थान का निर्माण होने के बाद, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, संयुक्त राजस्थान का निर्माण होने के बाद अब राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में हमारा यह प्रयास था 4 बड़ी रियासतों को कैसे जोड़ा जाए। ये 4 बड़ी रियासतें थी जयपुर, इसमें एक रियासत जोधपुर, एक बड़ी रियासत इसमें बीकानेर भी थी, और चौथी रियासत के रूप में थी जैसलमेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतें, ये बड़ी रियासतें थी जिनको अभी हमें एकीकरण के अंदर जोड़ना था। इसी बीच कहते हैं कि जुलाई 1948 का महीना आया। आपको जानकारी हो, संयुक्त राजस्थान का जो निर्माण हुआ है ये 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, और ये तब हुआ था संयुक्त राजस्थान का निर्माण जब पूर्व राजस्थान संघ जो हमारा दूसरा चरण था, इस दूसरे चरण के अंदर कौन सी रियासत का विलय हुआ था? मेवाड़ रियासत यानी उदयपुर रियासत का विलय हुआ था। जब पूर्व राजस्थान में मेवाड़ रियासत मिली तो संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को बन गया, और जिसकी पूरी कहानी मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। मैं आपको मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी के नखरे भी बता चुका हूं, और मैं आपको बता चुका हूं वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की डिप्लोमेसी, जिससे हमने मेवाड़ को मनाकर और उसे संयुक्त राजस्थान का हिस्सा बनाया। लेकिन इस लेक्चर में मैं बात कर रहा हूं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों को कैसे राजस्थान का हिस्सा बनाया जाए। इसी बीच जुलाई 1948 का महीना आया, और इस महीने के अंदर लावा ठिकाना जो था उसको जयपुर रियासत का भाग बना दिया गया।
ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सेकंड चरण, जैसा कि नारायण माली और हुक्मी चंद जैन लिखते हैं, जैसा कि एमएस जैन साहब भी लिखते हैं, आपको ध्यान हो कई इतिहासकार लिखते हैं कि लावा तात्कालिक रूप से दूसरे चरण का हिस्सा बना, पूर्व राजस्थान का हिस्सा बना। परंतु लावा एक 19 वर्ग किलोमीटर का एक ऐसा इलाका था जिसे पूर्व राजस्थान में रखा जाए, तो उधर जयपुर रियासत वाले चाह रहे थे कि इसे हमारे अंदर शामिल करो, और आखिरकार जुलाई 1948 के अंदर लावा ठिकाने को जयपुर रियासत का हिस्सा बना दिया गया। आपको जानकारी हो, यह लावा ठिकाना जुलाई 1948 के अंदर जयपुर रियासत का हिस्सा बन गया, और जयपुर रियासत का हिस्सा बनने के कारण आपको ध्यान हो, जब वृहद राजस्थान का संघ बनेगा तो इस वृहद राजस्थान के अंदर लावा भी फाइनली राजस्थान का हिस्सा बन जाएगा। हालांकि तात्कालिक रूप से तो लावा को हमने पूर्व राजस्थान में ही शामिल करने के प्रस्ताव पर बात कर ली थी, परंतु यह लावा जुलाई 1948 के अंदर जयपुर रियासत का भाग बना, क्योंकि जयपुर रियासत भी चाहती थी। लावा बिल्कुल जयपुर रियासत के पास, आपको ध्यान हो, टोंक जिले में वर्तमान में पड़ता है, और केवल 19 वर्ग किलोमीटर का ही एरिया था लावा ठिकाना। लावा की चीफ शिप, राजस्थान की सबसे छोटी चीफ शिप। तो कहने का मतलब हुक्मी चंद जैन, नारायण माली भी लिखते हैं और एमएस जैन साहब भी लिखते हैं कि लावा को पूर्व राजस्थान का हिस्सा एक बार तो बनाया गया, परंतु जुलाई 1948 के आते आते लावा ठिकाना कौन सी रियासत का भाग बन गया? जयपुर रियासत का पार्ट बन गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ये रियासतें, इनका एकीकरण कैसे किया जाए। जब इनका एकीकरण होगा तो फाइनली जयपुर रियासत में होने के कारण लावा भी वृहद राजस्थान का हिस्सा बन ही जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात देखिए, इतिहास में आप ये सोचे कि बिल्कुल ही निर्विवाद तथ्य मिले, तो ये सोचना ही अपने आप में इतिहास का अपमान है, क्योंकि इतिहास पढ़ेंगे तो अलग अलग इतिहासकारों के मतों के अनुसार बातें आएगी, और आपको इतिहास पढ़ने के लिए इतिहास का नजरिया भी होना चाहिए। मैं बताना चाह रहा हूं कि अब हमारे सामने मूल मुद्दा था इन चार रियासतों को मिलाने का, और आपको जानकारी हो, इन चार रियासतों को मिलाने में थोड़ी दिक्कत इसलिए भी थी क्योंकि इनमें से आपको ध्यान हो, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये बॉर्डर एरिया है। ये बॉर्डर एरिया है, और चूंकि बॉर्डर एरिया है तो इसलिए आपको यह समझना होगा कि बॉर्डर एरिया होने के कारण भारत सरकार इन तीनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पक्ष में भी थी। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, भारत सरकार का रियासती विभाग, आपको मैं यहां पे जानकारी में लाना चाहूं, रियासती विभाग ये चाहता था कि जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें चूंकि बॉर्डर्ड एरिया है, तो ये बॉर्डर्ड एरिया है ना, इनको किसमें मिला दिया जाए, इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। लेकिन यहां के जो नेता थे वो केंद्र शासित के बजाय राजपूतों के संगठन में या एक राजपूत इकाई में मिलना ज्यादा प्रेफर करते थे। आपको ध्यान हो, कहते हैं कि संयुक्त राजस्थान के गठन के बाद जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और अलग पड़ा मत्स्य संघ, ये भी राजस्थान का हिस्सा बने। इस मांग को लेकर कहते हैं कि उस समय समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने एक समिति भी बनाई थी जिसका नाम था राजस्थान आंदोलन समिति। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं कर रहा हूं आपको, क्योंकि केवल वृहद राजस्थान नहीं, उसके घटनाक्रम पर भी जाना है। बताना चाह रहा हूं कि संयुक्त राजस्थान के गठन के बाद जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें ये राजस्थान का भाग बने। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये रियासतें राजस्थान का हिस्सा बने, और इनके साथ में जो अलग पड़ा मत्स्य संघ, हालांकि वो आएगा 5वें चरण में, लेकिन ये मत्स्य संघ भी राजस्थान का भाग बने। इस पूरी मांग को लेकर आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और मत्स्य संघ ये एक बड़ी इकाई के अंदर शामिल हो, इस मांग को लेकर एक समिति बनाई गई जिसका नाम था राजस्थान आंदोलन समिति। राजस्थान आंदोलन समिति ये संयुक्त राजस्थान के निर्माण के बाद बनी, और राजस्थान आंदोलन समिति बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को भी एकीकरण से जोड़ा जाए और अलग पड़े मत्स्य संघ को भी भविष्य में राजस्थान का हिस्सा बनाया जाए। इस मांग को लेकर राजस्थान आंदोलन समिति बनी,
और इस समिति को चला रहे थे मशहूर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया। इस समिति को कौन चला रहे थे? मशहूर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया। तो आपको यह बात भी आपके दिमाग में पढ़नी चाहिए, आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि संयुक्त राजस्थान के गठन के बाद में एक राजस्थान आंदोलन समिति भी बनी थी और उसको बनाया था मशहूर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने। और इस समिति को बनाने का भी उद्देश्य क्या था कि जो संयुक्त राजस्थान मेवाड़ के विलय के कारण बना है, उस संयुक्त राजस्थान में अभी कुछ और रियासतों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि एक और बड़ी इकाई का निर्माण हो। और वो रियासतें कौन सी? जो रियासतें अभी तक राजस्थान का हिस्सा नहीं बनी है, जैसे जयपुर है, जैसे जोधपुर है, जैसे जैसलमेर है, जैसे बीकानेर है और जैसे मत्स्य संघ जो अभी अलग पड़ा है। इन सबको भी राजस्थान में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए एक राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। और राजस्थान आंदोलन समिति का गठन ये किसने किया था? ये राम मनोहर लोहिया ने किया था। और ये राम मनोहर लोहिया की जो समिति थी, राजस्थान आंदोलन समिति, ये लगातार मांग कर रही थी कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को भी एकीकरण से जोड़ना चाहिए और अलग पड़े मत्स्य संघ को भी एकीकरण की प्रक्रिया में, मतलब एक बड़ी इकाई के साथ उनको भी लाया जाना चाहिए। अब अगली कड़ी के अंदर मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं। दिसंबर 1948 का महीना आया और रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन ने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर रियासतों से वृहद राजस्थान के निर्माण में वार्ता प्रारंभ कर ली। अब आप सोचेंगे जैसलमेर के राजा से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर से बात की और जैसलमेर कहते हैं कि वहां उत्तरदायी शासन की स्थापना में चूंकि कोई प्रयास हुआ ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में जैसलमेर रियासत का प्रशासन पहले ही भारत सरकार ने हैंडओवर कर लिया था। जैसलमेर के राजा को पूछा जरूर गया बाद में एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, लेकिन जैसलमेर के प्रशासन को भारत सरकार ने हैंडओवर पहले ही कर लिया था। आपको जानकारी, आजादी के दौर में जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। तो यहां थोड़ी सी बात मैं करना चाह रहा हूं कि दिसंबर 1948 का महीना आया और दिसंबर 1948 के महीने के अंदर जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत और बीकानेर रियासत, ये तीन बड़ी रियासतें थी जैसलमेर की तुलना में भी। ध्यान देना, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ये रियासतें क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी जैसलमेर की तुलना में क्या थी? बड़ी रियासतें थी। मैं बताना चाह रहा हूं कि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर रियासतें, इनके साथ में दिसंबर 1948 के महीने में वीपी मेनन ने वार्ता प्रारंभ कर दी कि भाई अब राजस्थान आंदोलन समिति भी आंदोलन कर रही है और अब चूंकि संयुक्त राजस्थान भी बन चुका है, काफी टाइम हो गया, तो अब आप भी एकीकरण के बारे में कुछ सोचिए, आप भी राजस्थान में मिलने के बारे में कुछ सोचिए। तो बृहद राजस्थान के निर्माण को लेकर वीपी मेनन ने इन रियासतों के राजाओं से अपनी वार्ता प्रारंभ कर ली। आपको ध्यान हो, जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय के साथ, जोधपुर के राजा हनवंत सिंह के साथ और बीकानेर के राजा सादुल सिंह के साथ, इन तीनों ही रियासतों के राजाओं के साथ वार्ता का दौर प्रारंभ हुआ। जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय के साथ में बातचीत प्रारंभ हो गई कि भाई राजस्थान में किस प्रकार जयपुर रियासत का विलय हो। जोधपुर रियासत, जोधपुर के राजा हनवंत सिंह जी, जो उम्मेद सिंह जी के पुत्र थे, हनवंत सिंह जी के साथ भी वार्ता प्रारंभ हो गई और इधर बीकानेर के राजा सादुल सिंह से भी वार्ता प्रारंभ हो गई। तो रियासती विभाग के सचिव वीपी मेनन ने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के शासकों से वृहद राजस्थान की मांग को लेकर बात कर ली। आपको जानकारियों में बताना चाह रहा हूं कि 1949 के जनवरी महीने के अंदर 1949 के जनवरी महीने में सरदार वल्लभ भाई पटेल उदयपुर यात्रा पर आए थे और उदयपुर के अंदर उन्होंने एक जनसभा आयोजित की थी वल्लभ भाई पटेल ने। और वल्लभ भाई पटेल ये चाहते थे कि 14 जनवरी 1949 को जब उदयपुर में उनकी जनसभा हो तो उस जनसभा से पहले ही जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें विलय के लिए हामी भर दे। वार्ता होती रहेगी लेकिन कम से कम सैद्धांतिक सहमति अपनी प्रदान कर ले। तो मैं यहां पर आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहूंगा कि दिसंबर 1948 में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर से बात शुरू हो गई थी। इधर जैसलमेर के राजा से भी जनवरी के अंदर बात कर ली गई और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 14 जनवरी 1949 का वो दिन है।
14 जनवरी 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल उदयपुर आए थे और उनकी एक जनसभा आयोजित हुई थी उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर सरदार पटेल की जनसभा 14 जनवरी 1949 को आयोजित हुई। और सरदार पटेल ने, जब आपको जानकारी हो, सरदार पटेल ने जब जनसभा आयोजित की, सरदार पटेल ने जब 14 जनवरी 1949 को उदयपुर के अंदर जनसभा आयोजित की, तो इस जनसभा के अंदर आने से पहले, यानी जनवरी की शुरुआत में जैसे ही वल्लभ भाई का कार्यक्रम उदयपुर का बना, वल्लभ भाई ने वीपी मेनन को कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे इतना पता है कि 14 जनवरी को जब मेरी सभा हो तो उस सभा के अंदर मैं जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के विलय की घोषणा कर दूं। तो आप वीपी मेनन साहब को कहा, आप तैयार करिए, आप इनको राजी करिए, आप ये इनकी क्या मांगे हैं उन मांगों को सुनिए और कम से कम मांगों पर बाद में देखेंगे, सैद्धांतिक सहमति तो लीजिए, क्योंकि 14 जनवरी 1949 को कम से कम एक बार ऐलान तो कर दे, एक बार हामी तो इनसे ले लो कि ये राजस्थान में मिलना चाहते हैं। अगर ये सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति की घोषणा करते हैं तो बाद में देखेंगे कि इनको क्या, किन मुद्दों पर इनके साथ समझौता किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में सरदार पटेल ने जो जनसभा आयोजित की, उस जनसभा से पहले ही चूंकि वीपी मेनन ने बात कर ली थी और इसलिए वृहद राजस्थान के निर्माण की घोषणा कर दी गई। उदयपुर में सरदार पटेल ने जनसभा के अंदर, देखिए वृहद राजस्थान का गठन नहीं हुआ है, केवल घोषणा हुई है कि वृहद राजस्थान बनने वाला है। वृहद राजस्थान के संदर्भ में घोषणा, वृहद राजस्थान के निर्माण के संदर्भ में घोषणा, यह घोषणा 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल ने कर दी। सरदार पटेल ने यह घोषणा कब की? जब 14 जनवरी 1949 को उन्होंने एक जनसभा बुलाई। और 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल की जब उदयपुर में जनसभा हुई तो उसमें उन्होंने ऐलान किया कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों को मिलाकर एक वृहद राजस्थान का निर्माण होने जा रहा है, एक वृहद राजस्थान का निर्माण होने जा रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं, यहां पे विद्यार्थियों ध्यान देना, यह घटनाक्रम घटित होने के बाद, यह घटनाक्रम घटित होने के बाद कहते हैं 3 फरवरी 1949 का दिन आया। आपको जानकारी हो, 3 फरवरी 1949 का दिन आया, मतलब 14 जनवरी से 20 दिन हो चुके थे। 3 फरवरी 1949 को कहते हैं कि सरदार पटेल और वीपी मेनन साहब ने राजस्थान के कुछ नेताओं को दिल्ली में बुलाया, वार्ता की। आज भी तो राजस्थान में कैबिनेट बनती है तो उस पर विचार के लिए यहां के नेता दिल्ली जाते ही है। उस समय भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट को दिल्ली बुलाया, जोधपुर से जयनारायण व्यास को बुलाया, हीरालाल शास्त्री जयपुर से गए और माणिक्यलाल वर्मा, ये सब लोग दिल्ली जाते हैं और एक बैठक के अंदर मिलते हैं। ध्यान देना, कहते हैं कि 3 फरवरी को गोकुल भाई भट्ट जिनको हम राजस्थान का गांधी कहते हैं, सिरोही के हाथल गांव के रहने वाले थे, राजस्थान का गांधी कहलाए जाने वाले गोकुल भाई भट्ट। मैं आगे जब राजस्थान के क्रांतिकारी बताऊंगा तो आपको जानकारी हो राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। और ये गोकुल भाई भट्ट जो रहने वाले कहां के थे, सिरोही के हाथल कस्बे के रहने वाले थे। यह अलग बात है कि वृहद राजस्थान में सिरोही का विलय नहीं हुआ था, वृहद राजस्थान में सिरोही नहीं मिला था, यह अलग बात है। लेकिन राजस्थान का गांधी कहलाए जाने वाले गोकुल भाई भट्ट भी बैठक में बुलाए गए थे। गोकुल भाई भट्ट को बुलाया गया। आपको जानकारी हो, जय नारायण व्यास, जोधपुर के मशहूर क्रांतिकारी जय नारायण व्यास, जो बाद में सूबे के मुख्यमंत्री भी बने, आपको जानकारी हो जय नारायण व्यास जोधपुर से बिलोंग करते थे और इनको भी उस मीटिंग के अंदर बुलाया गया। हीरालाल शास्त्री जो जयपुर प्रजामंडल के नेता हुआ करते थे, कहते हैं हीरालाल शास्त्री को भी जयपुर बुलाया गया। और जो संयुक्त राजस्थान बन चुका था, उस संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को भी बुलाया गया। संयुक्त राजस्थान, क्योंकि देखिए वृहद राजस्थान संयुक्त राजस्थान से ही बनना है, तो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को भी बुलाना जरूरी था। माणिक्यलाल वर्मा जो कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा जो बिजोलिया भीलवाड़ा से आया करते थे। आपको जानकारी हो भीलवाड़ा के बिजोलिया कस्बे के अंदर पैदा हुए।
हीरालाल शास्त्री जयपुर के अंदर पर्टिकुलर जगह कहूं तो जोबनेर। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहां हुआ था? जोबनेर, जयपुर। ध्यान दें, हीरालाल शास्त्री की बात अगर मैं करता हूं तो हीरालाल शास्त्री प्रॉपर बिलोंग करते थे जो जयपुर के जोबनेर से। और माणिक्यलाल वर्मा का जन्म हुआ था भीलवाड़ा के बिजोलिया के अंदर। और माणिक्यलाल वर्मा को हम क्या कहते थे? मेवाड़ का गांधी कहते थे। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ का गांधी कौन? मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा। तो मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा जो प्रॉपर बिलोंग करते थे भीलवाड़ा के बिजोलिया कस्बे से। हीरालाल शास्त्री जो जयपुर के जोबनेर में जन्मे थे और जयपुर प्रजामंडल के नेता थे। जय नारायण व्यास जो जोधपुर से आते थे और बाद में सूबे के मुख्यमंत्री भी बने। गोकुल भाई भट्ट जो राजस्थान का गांधी कहलाते और सिरोही के हाथल गांव से बिलोंग करते थे। हालांकि सिरोही वृहद राजस्थान का हिस्सा नहीं बना था, लेकिन राजस्थान में एक महत्वपूर्ण शख्सियत होने के कारण और राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण गोकुल भाई भट्ट को भी दिल्ली बुलाया गया। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान में आजादी के बाद कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और गोकुल भाई भट्ट चूंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आपको ध्यान हो ये पीसीसी चीफ थे, इस कारण से गोकुल भाई भट्ट को भी दिल्ली बुलाया, जय नारायण व्यास को भी दिल्ली बुलाया, माणिक्यलाल वर्मा को भी दिल्ली बुलाया और हीरालाल शास्त्री को भी दिल्ली बुलाया। इन सबको बुलाया जाता है, आपको जानकारी हो, इन सबको एक बैठक के अंदर बुलाया जाता है और यह बैठक कहां पर हुई? दिल्ली के अंदर हुई। आपको जानकारी हो, वल्लभ भाई पटेल ने इन सबको दिल्ली में बुलाकर एक बैठक आयोजित की और जब इनको बुलाकर दिल्ली में बैठक आयोजित की तो उस बैठक के अंदर कुछ फैसले किए गए। फैसले क्या किए गए? वही फैसले जो वृहद राजस्थान के क्रियान्वयन पर सामने आए। जैसे जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाना है, जैसे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी, अब उनका क्या किया जाए। अब आप थोड़ा सा दिलचस्प बात सुनिए। देखिए, वृहद राजस्थान के गठन तक आते आते 30 मार्च 1949 आने वाली, अभी तक आई नहीं है, लेकिन वृहद राजस्थान के गठन तक आते आते मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जो अब से लगभग साल भर पहले संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बने थे और हमने कहा भी था कि आप वंशानुगत नहीं लेकिन आजीवन राज प्रमुख बनेंगे। वो भूपाल सिंह जो आजीवन राज प्रमुख तो बन बैठे, लेकिन एक साल के भीतर भीतर बुजुर्ग भूपाल सिंह इतने लाचार हो गए कि वो बिस्तर पर रहने लगे। लेकिन कुर्सी ऐसी है कि जिससे चिपके हुए और कुर्सी ऐसी कि छूटती नहीं। भले ही बूढ़े हो गए, भले ही आपको ध्यान हो कमर में लचक पड़ती हो, भले ही उनकी नित्य क्रिया के लिए भी उनको उठाकर ले जाना पड़ता हो, लेकिन भूपाल सिंह जी फिर भी उठने को तैयार नहीं, कुर्सी से हटने को तैयार नहीं। और वल्लभ भाई अपनी मर्जी से उनको हटा भी नहीं सकते, क्योंकि संयुक्त राजस्थान के गठन के समय हमने लिख कर दिया कि भूपाल सिंह जी आप जब तक रहोगे ना तो आपको कोई पद से हटाएगा और न ही आपका कद कोई छोटा करेगा। क्योंकि भूपाल सिंह जी ने कहा था ना कि कोटा के महाराज भीम सिंह जी जो पूर्व राजस्थान में राज प्रमुख बने, संयुक्त राजस्थान के बनते समय आप उनको उपराज प्रमुख बन रहे हो, तो हो सकता है कल आने वाले दिनों में मुझे भी राज प्रमुख से हटा दो या फिर मुझे भी घोड़े से गधे पर बिठा दो, उपराज प्रमुख बना दो। तो भूपाल सिंह जी ने शर्त रख ली थी संयुक्त राजस्थान के बनते समय कि मैं तो रहूंगा तब तक राज प्रमुख मैं ही रहूंगा। अब वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने अपना दिमाग लगाया, डिप्लोमेसी। उन्होंने कहा मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी, क्या कहा भूपाल सिंह जी से? भूपाल सिंह जी आपका नाम ही भूपाल है, मतलब आप तो राजाओं के राजा हो और आप चूंकि राजाओं के राजा हो तो आप तो राज प्रमुख हो संयुक्त राजस्थान के। हम ये सोच रहे हैं कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें मिलकर एक वृहद राजस्थान बनना चाहिए। भूपाल सिंह जी ने कहा बनना तो खूब चाहिए लेकिन राज प्रमुख तो मैं ही रहूंगा। तब भूपाल सिंह जी को कहा, क्योंकि देखिए हर चीज के लिए राज प्रमुख के सिग्नेचर चाहिए और भूपाल सिंह जी बिस्तर में बैठे लेकिन कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। अब क्या करे भाई, अब क्या करे? भूपाल सिंह जी को कहा कि आप उस मेवाड़ घराने से आते हो जो मेवाड़ घराना 565-566 ईस्वी में गोहिल या गुहादित्य ने स्थापित किया और जहां भारत की आजादी तक लगभग
76 राजा, 76 से भी ज्यादा राजाओं की निर्विघ्न श्रृंखला ने राज किया। आप एक ऐसे मेवाड़ घराने से आते हो जिनके महाराणाओं को हिंदुआ सूरज कहते हैं। आप एक ऐसे मेवाड़ घराने से आते हो जिस घराने ने राणा कुंभा जैसा राजा दिया, जिस घराने ने राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह जैसे वीर सूरमा दिए। आप ऐसे मेवाड़ घराने से आते हो जिनके राजा ने मुगल दरबार में कभी हाजिरी नहीं भरी, और आप एक ऐसे मेवाड़ घराने से आते हो जिसके राजा ने कभी अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटे। आपको नहीं लगता कि आपके नाम के आगे खाली राज प्रमुख पद थोड़ा छोटा नहीं लगेगा? आपको राज प्रमुख नहीं, आपको महाराज प्रमुख होना चाहिए। आपको राज प्रमुख नहीं, आपको महाराज प्रमुख होना चाहिए। देखिए कैसे कैसे राजी किया गया। भोपाल सिंह जी राज प्रमुख थे, लेकिन उनको कहा आप राज प्रमुख पद आपके लिए छोटा है, आप तो महाराज प्रमुख बन जाओ। हमने आपको वचन दिया था आपका पद छोटा नहीं करेंगे, पर हम तो आपका पद बड़ा कर रहे हैं। आपका पद छोटा कोई नहीं कर रहा, आपका पद बड़ा कर रहे हैं। आप राज प्रमुख नहीं हो, अब आप महाराज प्रमुख बन जाइए। आपके पद को क्या कर रहे हैं? बड़ा कर रहे हैं। समझ में आई ना बात? आपके पद को हम बड़ा कर रहे हैं, और मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके पद को बड़ा करे तो आपको क्या बना दे? भोपाल सिंह जी को कहा, इस बैठक के अंदर क्या कहा? इस बैठक के अंदर यह निर्णय लिया गया कि मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख बना दिया जाए। हालांकि वार्ता तो वल्लभ भाई पहले ही कर चुके थे और वो फैसला ही इनको सुनाना था। आपको ध्यान हो, क्योंकि वल्लभ भाई और वीपी मेनन वो चुपचाप तो नहीं बैठे थे, वो इस चरण के गठन की तरफ डिप्लोमेसी से काम कर रहे थे, और भोपाल सिंह जी को एग्री कर लिया गया और उस निर्णय को यहां पर सबके सामने रख दिया गया। आपको ध्यान हो, भोपाल सिंह जी महाराज प्रमुख बन जाए। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ये राज प्रमुख बन जाए। जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय क्या बन जाए? राज प्रमुख बन जाए। यह भी प्रस्ताव इस बैठक के अंदर सामने आया। इस बैठक के अंदर यह प्रस्ताव भी सामने आया कि उपराज प्रमुख के रूप में कोटा के भीम सिंह जी संयुक्त राजस्थान में भी उपराज प्रमुख है। अभी भी उनको उपराज प्रमुख और उपराज प्रमुख में भी वरिष्ठ उपराज प्रमुख। देखो कहने को तो भीम सिंह जी उपराज प्रमुख थे ही, लेकिन मैंने आपको संयुक्त राजस्थान में भी बताया कि भीम सिंह जी वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और उनके साथ में जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जी को भी वरिष्ठ उपराज प्रमुख का स्टेटस दे देते हैं, और बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जिनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना देते हैं। संयुक्त राजस्थान में भी ये कनिष्ठ ही थे। देखिए ज्यादातर जगह केवल पूर्व राजस्थान में ही वरिष्ठ कनिष्ठ पढ़ते, बाकी राज प्रमुख उपराज प्रमुख पढ़ते, लेकिन अगर आप ज्यादा गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको राजी किया गया, इनके पदों में कमी नहीं की गई। आपको ध्यान हो, पदों में कमी जरूर हुई थी। कब हुई थी? जब संयुक्त राजस्थान बना तो कोटा के भीम सिंह जी राज प्रमुख से उपराज प्रमुख बन गए, लेकिन उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए उनको वरिष्ठ उपराज प्रमुख का, और बूंदी के बहादुर सिंह जो वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे पूर्व राजस्थान संघ में, वो बन गए थे कनिष्ठ उपराज प्रमुख संयुक्त राजस्थान में। पूर्व राजस्थान में बूंदी के बहादुर सिंह वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे, लेकिन संयुक्त राजस्थान में बूंदी के बहादुर सिंह कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिए गए थे। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि सवाई मान सिंह जी द्वितीय राज प्रमुख बन जाए, और वरिष्ठ उपराज प्रमुख के रूप में 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर दिया जाए। एक कोटा के भीम सिंह वरिष्ठ उपराज प्रमुख के रूप में 2 व्यक्ति मनोनीत कर दिए जाए। एक कोटा के भीम सिंह जी, और एक जोधपुर, चूंकि जयपुर के बराबर का कद रखती है इसलिए जोधपुर के हनुमंत सिंह जी को भी एक स्टेटस दे दिया जाए उप राज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख का। ध्यान देना, वरिष्ठ उपराज प्रमुख का स्टेटस जोधपुर के हनुमंत सिंह को भी दे दिया जाए। और रही बात कनिष्ठ उपराज प्रमुख की, तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख के रूप में आपको मैं बताना चाह रहा हूं 2 व्यक्ति रखे जाए। बूंदी का बहादुर सिंह, गौर करिएगा, बूंदी का बहादुर सिंह और डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के महारावल कौन है? लक्ष्मण सिंह। इन दोनों को कनिष्ठ उपराज प्रमुख के रूप में रखा जाए। और आपको बता दूं संयुक्त राजस्थान में भी ये कनिष्ठ उपराज प्रमुख ही थे। ध्यान दीजिएगा, तो कहने का मतलब
संयुक्त राजस्थान और वृहद राजस्थान के अंदर क्या फर्क आया? भूपाल सिंह जी संयुक्त राजस्थान में राज प्रमुख थे, लेकिन वृहद राजस्थान में क्या बनने वाले थे? महाराज प्रमुख। सवाई मानसिंह द्वितीय बनने वाले थे वृहद राजस्थान के राज प्रमुख। और ध्यान हो, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, चूंकि कोटा के भीम सिंह तो पहले से ही थे संयुक्त राजस्थान में, जोधपुर के हनुमंत सिंह जी को भी वरिष्ठ उपराज प्रमुख का स्टेटस दे दिया जाए। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख के रूप में वही जो संयुक्त राजस्थान में है, बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। ये निर्णय जो है, ये सारे निर्णय 3 फरवरी 1949 की बैठक के अंदर पारित कर दिए गए। ये निर्णय ले लिए गए। और अब एक मुख्य मुद्दा था कि राजधानी किसको बनाया जाए। ये क्योंकि राजधानी को लेकर तो जोधपुर भी अड़ी हुई थी। ध्यान देना, राजधानी को लेकर मैं बताना चाह रहा हूं कि जोधपुर भी अड़ा हुआ था। राजधानी के मुद्दे को लेकर जोधपुर भी अड़ा हुआ था। अब आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए भली भांति कि राजधानी विवाद को भी सुलझाया, लेकिन राजधानी विवाद की बात करूं उससे पहले आप इस नक्शे को देखिएगा। यह नक्शा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है और हैंड रिटन मैप है। ध्यान देना, यह मेरा हाथ से बनाया हुआ है, जब मैं खुद पढ़ा करता था इस मैप को बनाया हुआ है। आपको जानकारी हो, अगर वृहद राजस्थान की बात मैं करता हूं, तो इस वृहद राजस्थान के अंदर चूंकि मत्स्य संघ शामिल नहीं है, इसलिए मत्स्य संघ अलग पड़ा है। ध्यान देना, मत्स्य संघ को ब्लैक करके रखा है क्योंकि यह मत्स्य संघ वृहद राजस्थान में शामिल नहीं है। मत्स्य संघ अभी शामिल नहीं है। आप तो इतना देखिए कि हमारा संयुक्त राजस्थान था ही, संयुक्त राजस्थान हमारा जिसमें क्या था आप देख सकते हैं। इधर संयुक्त राजस्थान के अंदर आप देखिएगा कोटा, बूंदी और झालावाड़ का इलाका है। इधर अगर आप देखेंगे तो शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक का इलाका है। इधर अगर आप देखेंगे तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का इलाका है। अब उदयपुर भी चूंकि संयुक्त राजस्थान में शामिल हो चुका था, उदयपुर भी शामिल हो गया। लेकिन आप देखेंगे यहां पे कि एक तो अजमेर मेरवाड़ा अभी शामिल नहीं है, एक मत्स्य संघ शामिल नहीं है और एक सिरोही शामिल नहीं है। वृहद राजस्थान जो बना इसमें सिरोही शामिल नहीं है। वृहद राजस्थान जो बना इसमें अजमेर मेरवाड़ा शामिल नहीं है। वृहद राजस्थान जो बना इसमें मत्स्य संघ भी शामिल नहीं है। यह ध्यान देना, वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ नहीं है, अजमेर मेरवाड़ा नहीं है और सिरोही नहीं है, अगर मोटे तौर पर अपन बात करें। अब इसमें आप देखिए, इस वृहद राजस्थान के अंदर गौर करिएगा, इन तीनों को छोड़कर बाकी आप देखिए पूरा का पूरा राजस्थान बन रहा है। पूरा का पूरा राजस्थान बन रहा है। अब पूरा का पूरा राजस्थान कैसे बन रहा है, जरा गौर करिएगा, गौर फरमाइएगा इसको। इधर अगर आप देखेंगे तो ये रियासत कौन सी है, ये जैसलमेर रियासत है। इस जैसलमेर रियासत का विलय हुआ वृहद राजस्थान में। इधर अगर आप देखेंगे तो ये कौन सी रियासत है, बीकानेर रियासत। इस बीकानेर रियासत का भी वृहद राजस्थान में विलय हुआ। इधर अगर आप देखेंगे तो ये पूरी रियासत है जोधपुर रियासत, जिसमें बाड़मेर भी है, जालोर भी है, ये सब जोधपुर रियासत में आया करते थे। तो जोधपुर रियासत पूरी की पूरी ये भी वृहद राजस्थान में शामिल हुई। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये जयपुर रियासत, कहने का मतलब 4 रियासतें शामिल हो गई संयुक्त राजस्थान जो पहले बना हुआ था उसके अंदर। संयुक्त राजस्थान जो पहले बना हुआ था उसके अंदर जयपुर भी शामिल हुआ, जोधपुर भी शामिल हुआ, जैसलमेर भी शामिल हुआ और आपको जानकारी हो जैसलमेर के अलावा बीकानेर भी शामिल हो गया। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये सभी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये सभी संयुक्त राजस्थान के अंदर मिले और तब जाकर क्या बना, वृहद राजस्थान बना। और मैं बताना चाह रहा हूं कि चूंकि लावा को हमने जुलाई 1948 के अंदर जयपुर रियासत का भाग बना दिया था और जयपुर इस चरण में शामिल हुआ, इसलिए फाइनली लावा भी इस चरण के अंदर शामिल हो गया। लावा भी फाइनली शामिल हो गया। हालांकि पूर्व राजस्थान के समय भी लावा को एक बार ही शामिल किया गया, लेकिन लावा को फिर जयपुर रियासत को दे दिया गया और लावा जयपुर रियासत के साथ ही इस चरण में शामिल हुआ। संयुक्त राजस्थान में निर्विवाद रूप से अब राजस्थान का हिस्सा बन गया। तो यह चीज अपने को ध्यान रखनी है। जैसलमेर मिला है, बीकानेर मिला है, जयपुर मिला है और साथ में क्या मिला है, जोधपुर मिला है। 4 रियासतें और जयपुर के साथ आने वाला लावा ठिकाना, यह सब मिलने से एक तरीके से वृहद राजस्थान का निर्माण हो गया, वृहद राजस्थान बनकर तैयार हो गया। और यह वृहद राजस्थान बना था, ध्यान देना, 30 मार्च 1949। इसका गठन कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को हुआ
और इसका गठन विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुभ मुहूर्त देखा गया था इस चरण के गठन का, और इसका शुभ मुहूर्त था चैत्र शुक्ल एकम, मतलब नया साल लगता है विक्रमी संवत का, और चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 1949 के अंदर अगर आप 57 जोड़ते हो तो विक्रमी संवत 2006 आ जाता है। चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। देखिए बाकी सब में तिथियां नहीं बताई, पर यहां क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां चैत्र शुक्ल एकम है, विक्रमी संवत का नया साल लग रहा है और संवत है 2006 विक्रमी। अगर आप इसी चीज को इस मैप के माध्यम से देखें तो आप इस मैप के माध्यम से देखिएगा जैसे आपको समझ में आए। अगर ये मैप अगर आप देखते हो तो इस मैप के अकॉर्डिंगली देखिए, मत्स्य संघ इसमें चर्चा है ही नहीं क्योंकि मत्स्य संघ शामिल है नहीं, इसलिए मत्स्य संघ इसमें ड्रॉ भी नहीं है। इधर अगर आप देखेंगे तो 4 रियासतें नई शामिल हुई है, एक जोधपुर रियासत शामिल हुई है, पहले का जो संयुक्त राजस्थान आप देख रहे हैं इसके अंदर एक जोधपुर रियासत शामिल हुई, नंबर 2 जैसलमेर रियासत शामिल हुई, नंबर 3 बीकानेर रियासत शामिल हुई। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर ये विलंब से क्यों शामिल हुए, क्योंकि यहां पर प्रजामंडल चाहते हुए गतिविधियां करते, परंतु पाकिस्तान बॉर्डर पर होने के कारण आंतरिक समस्याओं के प्रति विरोध कम और पाकिस्तान से बचने की समस्या ज्यादा थी। इस कारण से जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर बॉर्डर एरिया थे। यहां के प्रजामंडलों को भी लगता था राजा तो बाद में, पहले है पाकिस्तान से बचाव करे, इसलिए प्रजामंडल की गतिविधियां भी कम रही, क्योंकि प्रजामंडलों को भी लगता था कि अगर हम आंदोलन तेज करेंगे तो हम पाकिस्तान के मंसूबों को हवा देंगे। तो इसलिए जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का एकीकरण थोड़ा सा लेट हुआ उदयपुर की तुलना में। दूसरी बात, ये बॉर्डर एरिया होने के कारण जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर रियासती विभाग चाहता था ये केंद्र शासित प्रदेश बन जाए, लेकिन फिर यहां के जो लोक नायक और यहां के नेता थे उनके जनमत के कारण और उनकी मंशा के कारण इनको केंद्र शासित बनाने की जगह वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाया गया। तो जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रही, और चौथी रियासत कौन सी है, जयपुर। चौथी रियासत जयपुर है, और जयपुर के साथ ही जयपुर का एक ठिकाना है लावा। जयपुर रियासत और जयपुर का एक ठिकाना कौन सा, लावा। लावा देखिए मैंने निशान लगाया, इसका मतलब यह नहीं कि यहां पे लावा है, ध्यान दें, मैं केवल जयपुर रियासत आपको समझा रहा हूं, जयपुर रियासत में यहां पर समझा रहा हूं। बाकी लावा की लोकेशन वर्तमान में कहेंगे तो वो कहां है, लावा वर्तमान में राजस्थान के टोंक जिला। उस समय के हिसाब से बात करें तो जयपुर टोंक बॉर्डर पे या जयपुर रियासत का पार्ट था। देखिए यहां पे क्योंकि मैं 44,672 गांव राजस्थान में, एक एक गांव तो बता नहीं सकता कि उसकी लोकेशन कहां है, लेकिन आपको एक आइडिया हो कि लावा वर्तमान में राजस्थान के टोंक जिले में, पर उस समय वो जयपुर रियासत का भाग जुलाई 1948 में बना दिया गया था। अब बात आपको समझ में आई कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर ये चारों ही मिले इस पूरे संयुक्त राजस्थान में, तब जाकर वृहद राजस्थान बना। और जयपुर रियासत का भाग लावा कब से था, जुलाई 1948 के बाद था। तो ऐसी स्थिति के अंदर जुलाई 1948 के बाद लावा जयपुर रियासत का भाग था, और चूंकि जयपुर इसमें मिल गया इसलिए लावा भी फाइनली इस राजस्थान का हिस्सा बन गया। केवल 19 वर्ग किलोमीटर का ही लावा क्षेत्र था, ज्यादा कोई बड़ा नहीं था, एक छोटा सा इलाका जिसको हमारी भाषा में कहते हैं टुचपुंजिया इलाका, वो लावा था, ध्यान दें। अब मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि यह वृहद राजस्थान बनकर तैयार हुआ, यह वृहद राजस्थान बनकर तैयार हुआ, और इस वृहद राजस्थान का गठन, इस ग्रेटर राजस्थान का गठन, इस वृहत्तर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन आपको जानकारी हो 30 मार्च 1949 को हुआ। और 30 मार्च 1949 यह तिथि क्या थी, यह तिथि थी चैत्र शुक्ल एकम, यानी कि नया साल हिंदुओं का लग रहा है। और विक्रमी संवत के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 2006 विक्रमी संवत का दिन था, ध्यान देना, चैत्र शुक्ल एकम और विक्रमी संवत 2006। विद्यार्थियों ध्यान देना, चैत्र शुक्ल एकम और विक्रमी संवत 2006 ये वो तिथि है, चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006, जिस दिन वृहद राजस्थान संघ का क्या हुआ, उद्घाटन किया गया। मैं आपको जानकारी दूं कि वृहद राजस्थान में आप देखिए
जयपुर रियासत मिल रही है, जोधपुर मिल रहा है, जैसलमेर मिल रहा है और बीकानेर मिल रहा है, मतलब बड़ा इलाका मिल रहा है। और बड़ा इलाका संयुक्त राजस्थान में मिलने से हमारा राजस्थान मोटे तौर पर तैयार हो गया। तो हमारा राजस्थान मोटे तौर पर तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि वृहद राजस्थान का जब गठन हुआ तो राजस्थान से बाहर केवल 3 चीजें ही है, एक मत्स्य संघ, एक सिरोही और एक अजमेर मेरवाड़ा। ध्यान देना, जब वृहद राजस्थान का गठन हुआ तो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि वृहद राजस्थान के गठन के समय केवल सिरोही शामिल नहीं है, आपको जानकारी हो सिरोही बाहर है अभी। अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश, ये उस समय केंद्र शासित था, बाद में 1956 में ये राजस्थान में शामिल हुआ। तो आज की तारीख में अजमेर राजस्थान में, ये अजमेर मेरवाड़ा वृहद राजस्थान में नहीं था। और तीसरा मत्स्य संघ, जो अभी अलग पड़ा है, क्योंकि मत्स्य संघ वापस कब नाम आएगा, पहले चरण के बाद मत्स्य संघ का नाम आता है 5वें चरण में। तो कहने का मतलब यह है कि सिरोही, अजमेर मेरवाड़ा और मत्स्य संघ, इन तीनों को छोड़कर इनके अलावा पूरा राजस्थान बनकर तैयार हो गया। इनके अलावा मोटे तौर पर अभी कुछ चेंजेज 1956 में होंगे, वो अलग बात है। इनके अलावा मोटे तौर पर राजस्थान बन गया। इन तीनों को अगर हम छोड़ दें तो मोटे तौर पर राजस्थान बन गया। और चूंकि मोटे तौर पर राजस्थान बन गया, यह कारण बना हर साल 30 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग, हर साल 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। आपको जानकारी हो, हर साल हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि सिरोही संघ को छोड़ दिया जाए तो हमारा राजस्थान मोटे तौर पर 30 मार्च 1949 को बनकर तैयार हो गया। 30 मार्च 1949 को आप देख लीजिए, ये पहले ये संयुक्त राजस्थान था, पहले ये संयुक्त राजस्थान था, लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के मिलने से यूं लगता है जैसे राजस्थान अपने आप में खिलखिला रहा है। राजस्थान अपने आप में खिलखिला रहा है। जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर और बीकानेर, मोटा राजस्थान तो यही है। क्योंकि जोधपुर रियासत तो राजस्थान की क्षेत्रफल के लिहाज से उस समय सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। आज का बाड़मेर भी जोधपुर में है, आज का जालौर भी जोधपुर में, आज का पाली भी जोधपुर रियासत में है। तो कहने का मतलब जोधपुर रियासत तो उस समय राजस्थान की तमाम 19 देशी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर रियासत थी। तो एक तरफ सबसे बड़ी रियासत जोधपुर आ रही है, दूसरी तरफ राजस्थान की सबसे समृद्ध रियासत जयपुर आ रही है, तीसरी तरफ रेगिस्तानी रियासत जैसलमेर आ रही है, और चौथी तरफ अपना अंतरराष्ट्रीय महत्व रखने वाली, क्योंकि बीकानेर के ही राजा थे जो इंटरनेशनल लेवल पर जाया करते थे, तो अंतरराष्ट्रीय महत्व रखने वाली बीकानेर रियासत आ रही है। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें आने से राजस्थान खिलखिला गया। सिरोही को, मत्स्य संघ को और अजमेर मेरवाड़ा को छोड़ दे तो पूरा राजस्थान बनकर तैयार हो रहा है। मोटे तौर पर कुछ सीमाओं में परिवर्तन जरूर 1956 में हुए, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो ये मोटे तौर पर राजस्थान बनकर यहां तैयार हो रहा है। और इसलिए 30 मार्च 1949 को गठन होने के कारण हम हर साल 30 मार्च को क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। एक बात विद्यार्थियों आपके सामने और लाना चाहूंगा, और वो ये कि जब ये चरण बना तो इस वृहद राजस्थान संघ के अंदर राज प्रमुख किसे बनाया गया? इस वृहद राजस्थान संघ के अंदर राज प्रमुख की बात तो बाद में है, पहली बात है महाराज प्रमुख। क्योंकि मैंने कहा, भूपाल सिंह जी को हमने कहा था कि आप जिस रियासत के राजा हो वहां पे राज प्रमुख का पद तो थोड़ा छोटा लगता है, आपके नाम के आगे तो राज नहीं महाराज प्रमुख होना चाहिए। देखिए, वल्लभ भाई पटेल ने अपना वादा भी निभाया कि आपको ना हटाएंगे ना आपका पद छोटा करेंगे, आपको तो झाड़खे पर चढ़ाएंगे, मतलब आपके पद को बढ़ाएंगे। और आपको ध्यान हो, महाराज प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिए गए मेवाड़ की महाराणा भूपाल सिंह। बुजुर्ग हो चुके थे, लाचार हो चुके थे, बिस्तर पर आ चुके थे, लेकिन कुर्सी से छूट नहीं रहे थे, कुर्सी उनसे छूट नहीं रही थी। और ऐसी स्थिति में उनका डिमोशन नहीं किया, उनका प्रमोशन कर दिया गया और उनको राज प्रमुख से महाराज प्रमुख बना दिया गया। यानी पहली बार महाराज प्रमुख का पद कौन से चरण में गठित हुआ? अगर यह सवाल भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, पहली बार महाराज प्रमुख का पद वृहद राजस्थान संघ में चौथे चरण के अंदर शामिल किया गया, चौथे चरण में इसकी बात की गई।
महाराज प्रमुख के बाद दूसरी चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं राज प्रमुख की, ध्यान देना। महाराज प्रमुख के बाद मैं दूसरी बात कर रहा हूं राज प्रमुख की, ध्यान दे। अब राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख के रूप में जिस व्यक्ति का नाम सामने आया वो थे जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। ये सवाई मानसिंह द्वितीय वही है जिनकी धर्म पत्नी गायत्री देवी, जिनको हम राजमाता कहते हैं, गायत्री देवी, वो गायत्री देवी राजस्थान की लोकसभा की पहली महिला सदस्य बनी थी। ध्यान देना, पहली महिला सांसद नहीं। क्यों? क्योंकि पहली महिला सांसद राज्यसभा से थी राजस्थान में शारदा भार्गव, लेकिन लोकसभा से पहली महिला सदस्य जो बनी थी राजस्थान से गायत्री देवी, बाद में वो हम चर्चा करेंगे आगे जब आएंगे इस टॉपिक पे। उन गायत्री देवी के पतिदेव सवाई मानसिंह द्वितीय जो जयपुर नरेश थे, मैं बताना चाह रहा हूं जयपुर के राजा थे सवाई मानसिंह द्वितीय, और जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय वो इस चरण में क्या बन गए? राज प्रमुख बन गए। अगर मैं उपराज प्रमुख की बात करता हूं, अगर मैं उपराज प्रमुख की बात करता हूं तो उपराज प्रमुख के तौर पर दो पद सृजित किए गए, एक वरिष्ठ उपराज प्रमुख और एक कनिष्ठ उपराज प्रमुख। अब आपको ध्यान हो, ये वरिष्ठ और कनिष्ठ का जो झंझट है ना, इसके लिए तो हमें वरिष्ठ और कनिष्ठ का जो झंझट है, इसके लिए हमें किसी और को नहीं, बूंदी के बहादुर सिंह को ही दोष देना चाहिए। दूसरे चरण में वो वरिष्ठ उपराज प्रमुख बने थे, लेकिन तीसरे और चौथे चरण में वो कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनकर रहे। आपको ध्यान हो, वरिष्ठ उपराज प्रमुख के रूप में अगर मैं बात करूं तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख के रूप में दो व्यक्तियों के नाम यहां पर सामने आते हैं। कौन थे दो व्यक्ति? एक तो वही कोटा के भीम सिंह जो दूसरे चरण में राज प्रमुख थे, तीसरे और चौथे चरण में क्या बने? उपराज प्रमुख, लेकिन नाम के आगे वरिष्ठ लग गया। कोटा के महाराव भीम सिंह जी वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे, और दूसरा वरिष्ठ उपराज प्रमुख का स्टेटस जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जी को भी दिया गया। क्योंकि देखिए जयपुर जितना कद रखती थी जोधपुर रियासत, और राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर, इसलिए कोटा के भीम सिंह के साथ साथ जोधपुर के हनुमंत सिंह को भी वरिष्ठ उपराज प्रमुख का स्टेटस दे दिया गया। अगर मैं कनिष्ठ उपराज प्रमुख की बात करूं तो इस पर भी दो व्यक्ति है। आपको ध्यान हो, बूंदी के बहादुर सिंह, बूंदी के बहादुर सिंह, बूंदी के बहादुर सिंह ये क्या बन गए? बूंदी के बहादुर सिंह, आपको जानकारी हो, बूंदी के बहादुर सिंह कनिष्ठ उपराज प्रमुख बन गए, और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह भी कनिष्ठ उपराज प्रमुख बने। ये वही लक्ष्मण सिंह है जो बाद में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी बनेंगे, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह। आप देखिए, जब पूर्व राजस्थान संघ बना था ना, तो कोटा के भीम सिंह राज प्रमुख थे, बूंदी के बहादुर सिंह वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे, और लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे। जब तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान बना तो भीम सिंह जी राज प्रमुख से हो गए उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और ये दोनों ही बन गए कनिष्ठ। और चौथे चरण के अंदर तो भीम सिंह का भी पद बांट दिया हनुमंत सिंह के साथ। हनुमंत सिंह और भीम सिंह दोनों ही वरिष्ठ उपराज प्रमुख, बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह दोनों ही कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिए गए। अब एक बात आती है आपके सामने और वो क्या है? वो है इस चरण का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। वृहद राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? जब 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का गठन हुआ तो बतौर प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को मनोनीत किया गया। और हीरालाल शास्त्री, आपको जानकारी हो, ये कहां से आया करते थे? ये जयपुर के जोबनेर से आया करते थे। जयपुर के जोबनेर से हीरालाल शास्त्री आते थे, वृहद राजस्थान संघ में ये प्रधानमंत्री बने। और चूंकि वृहद राजस्थान के ये प्रधानमंत्री बने, आपको जानकारी दे दूं, इस चरण का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल ने किया। ध्यान दे, जयपुर के अंदर इस संघ का उद्घाटन किया, लेकिन हीरालाल शास्त्री का जो मंत्रिमंडल था वो 7 अप्रैल 1949 को गठित होता है। यानी 7 दिन के बाद हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल का गठन हुआ। हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल का गठन 7 अप्रैल 1949 को होता है, यानी वृहद राजस्थान के उद्घाटन के 7 दिन बाद। वृहद राजस्थान का उद्घाटन तो 30 मार्च को ही हो गया, लेकिन हीरालाल शास्त्री जिनको प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया था, उनके मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ?
उनके मंत्रिमंडल का गठन 7 अप्रैल 1949 को हुआ। और मैं बताना चाह रहा हूं, हीरालाल शास्त्री कहते हैं जिस समय वृहद राजस्थान का उद्घाटन हुआ, हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का मुख्यमंत्री कह दो या प्रधानमंत्री, उस समय हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं। और 26 जनवरी 1950 के बाद संवैधानिक तौर पर जब राज्य के अंदर प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री का पदनाम होगा तो हम ऑफिशियली उनको मुख्यमंत्री कह देंगे। अभी आप चाहे प्रधानमंत्री कहिए चाहे मुख्यमंत्री कहिए, वैसे फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन सामान्यतः हम इनको प्रधानमंत्री कहते हैं। और 26 जनवरी 1950 को चूंकि यही उस पद पर थे, इसलिए 26 जनवरी 1950 के बाद, मतलब संविधान लागू होने के बाद जब राज्य में मुख्यमंत्री का पद आया, तो ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। वो सारी कहानी मैं आगे बताऊंगा। आपको ध्यान हो, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का गठन होता है और 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल का गठन होता है। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन कहां पर हुआ? राजधानी में हुआ। और राजधानी कौन सी बनी? जयपुर। कैसे बनी, इसके पीछे भी एक कहानी है। वृहद राजस्थान का उद्घाटन जयपुर में हुआ। आपको ध्यान हो, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का उद्घाटन जयपुर के अंदर होता है। और जयपुर के अंदर उद्घाटन करने के लिए कौन आते हैं? उद्घाटन करने के लिए आते हैं वो व्यक्ति जिसके कंधे पर थी राजस्थान के एकीकरण की बागडोर। वो व्यक्ति राजस्थान, वृहद राजस्थान का उद्घाटन करने के लिए राजस्थान की सरजमी पर आता है, जिसको राजस्थान के एकीकरण का जिम्मा संभालना था और संभाला जिसने बखूबी। वो व्यक्ति जिसको भारत का बिस्मार्क कहते हैं और वो व्यक्ति जो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाता है, भारत का लौह पुरुष कहलाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए यहां पर चरण का नाम क्या है? वृहद राजस्थान। और चूंकि चरण का नाम वृहद राजस्थान है तो अपने को ध्यान रखना है, हमने तो किला जीत लिया एक तरीके से। मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ट्रिपल वी। हम ट्रिपल वी, वी फॉर विक्टरी। हमने वृहद राजस्थान बनाया, इससे बड़ी विक्टरी हमारी हो नहीं सकती। वी फॉर वृहद राजस्थान, वी फॉर विक्टरी एंड वी फॉर वल्लभ भाई पटेल। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके कंधों पर थी एकीकरण की जिम्मेदारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको कहते हैं भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का लौह पुरुष। आपको ध्यान हो, गुजरात से आने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जूनागढ़ से आने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भारत के बिस्मार्क और भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। और उन्होंने ही वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया। और वृहद राजस्थान का उद्घाटन जयपुर में कब हुआ? 30 मार्च 1949 के दिन किया गया। लेकिन विद्यार्थियों, वृहद राजस्थान का उद्घाटन जयपुर में हुआ क्यों? क्योंकि वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर बनी। और वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर बनी, मैं बताना चाह रहा हूं हमारे विद्यार्थियों को, वृहद राजस्थान की राजधानी जयपुर बनी। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। और जब हीरालाल शास्त्री ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया तो उसमें जयपुर के सिद्धराज ढड्डा भी शामिल हुए, उसमें मेवाड़ के प्रेम नारायण माथुर भी शामिल हुए, उसमें उदयपुर के भूरेलाल बया भी शामिल हुए, उसमें फूलचंद बाफना भी शामिल हुए, उसमें नरसिंह कछवा भी शामिल हुए, उसमें जोधपुर के आपको ध्यान हो राव राजा हनुमंत सिंह जी तो वैसे भी वरिष्ठ उपराज प्रमुख का स्टेटस भी था और उनको बतौर मिनिस्टर भी शामिल किया गया। रघुवर दयाल गोयल भी शामिल हुए और कोटा से वेदपाल त्यागी भी शामिल हुए। लेकिन ये सारे नाम आपको याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पर इतना जरूर ध्यान रखें कि वृहद राजस्थान का गठन जब 30 मार्च 1949 को हुआ, वृहद राजस्थान का उद्घाटन जब 30 मार्च 1949 को हुआ, मैं बताना चाह रहा हूं उससे पहले जयपुर और जोधपुर के बीच में राजधानी का विवाद चला। जयपुर वाले चाहते थे राजधानी जयपुर को बनाओ और जोधपुर वाले चाहते थे राजधानी जोधपुर को बनाओ। जयपुर वाले चाहते थे कि राजधानी जयपुर को बनाओ और जोधपुर वाले चाहते थे कि राजधानी किसको बनाओ? जोधपुर को बनाओ। और इस राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए क्या किया गया, मैं बताना चाह रहा हूं कि इस राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए जयपुर और जोधपुर के बीच में राजधानी रही। और आपको जानकारी हो, वीपी मेनन ने इसके लिए अलग अलग नेताओं में रायशुमारी भी की कि राजधानी किसको बनाया जाए।
जयपुर के हीरालाल शास्त्री, मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा, सिरोही के गोकुल भाई भट्ट, हालांकि गोकुल भाई भट्ट सिरोही से आते हैं और सिरोही इसमें नहीं है, पर चूंकि गोकुल भाई भट्ट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, सबसे बात की और सभी का एक मत था कि सवाई मानसिंह जी राज प्रमुख बन जाए और उन्हीं का जयपुर राजधानी बन जाए। लेकिन इधर जोधपुर के महाराजा सवाई हनुमंत सिंह जी इस बात पर अड़ गए कि राजधानी के रूप में जोधपुर को बनाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा इलाका जोधपुर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर है। और तब सरदार पटेल ने राजधानी कहां पर बने, इसके लिए एक समिति बनाई और समिति का नाम था BR पटेल समिति। देखिए, राजस्थान जीके की ज्यादातर गाइड आप पढ़ते हैं, उसके अंदर सत्यनारायण राव कमेटी पढ़ते हैं, पर मैं बताना चाहूंगा सत्यनारायण राव कमेटी तो बाद में बनी। सत्यनारायण राव कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट तब दी जब 1956 के बाद राजधानी जयपुर की जगह अजमेर ट्रांसफर होने की मांग उठी थी और भारत सरकार ने एक और कमेटी सत्यनारायण राव कमेटी बनाई थी। लेकिन अभी तात्कालिक रूप से जो कमेटी बनी, देखिए मैं सत्यनारायण राव कमेटी की बात वापस करूंगा जब मैं 7वां चरण बताऊंगा, लेकिन क्योंकि आप राजस्थान जीके की तमाम गाइड्स पढ़ते हैं ना, गाइड्स ऑलवेज मिस गाइड्स, और उन सभी गाइडों में क्या लिखा हुआ है कि वृहद राजस्थान का गठन सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर वृहद राजस्थान के गठन पर राजधानी जयपुर बनी। पर अगर आप किताबें पढ़ेंगे और आप राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वृहद राजस्थान की राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए सबसे पहले जो समिति बनी थी, उस समिति का नाम था BR पटेल समिति। और इस समिति के ऊपर मैं बताना चाह रहा हूं, इस समिति के ऊपर 2016 के अंदर जब कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ, तो कॉलेज लेक्चरर के अंदर जो हिस्ट्री का पेपर हुआ 30 जून 2016 को, उसमें यह क्वेश्चन RPSC ने पूछा कि जयपुर को राजधानी कौन सी कमेटी की सिफारिश पर सबसे पहले बनाया गया। उसमें सत्यनारायण राव विकल्प में भी नहीं है, उसमें आपको ध्यान हो विकल्प में क्या है, BR पटेल कमेटी। राजधानी विवाद को सुलझाने के लिए सबसे पहले जो कमेटी बनी थी वो BR पटेल कमेटी थी। और अगर मैं BR पटेल कमेटी की बात करूं तो BR पटेल कौन थे? उस समय पेप्सू पटियाला नाम का एक इलाका हुआ करता था, बाद में फिर वो पंजाब में विलय, वो अलग बात है। पेप्सू पटियाला के मुख्य सचिव थे BR पटेल, एक ICS अधिकारी थे, ध्यान देना। कहने का मतलब BR पटेल समिति बनाई गई। इस समिति के अंदर कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। इस समिति के चेयरपर्सन थे मिस्टर BR पटेल। देखिए, वल्लभ भाई पटेल नहीं, BR पटेल और दूसरे आदमी है। BR पटेल ये ICS थे और ये पेप्सू पटियाला के मुख्य सचिव हुआ करते थे। पेप्सू क्षेत्र के या पेप्सू पटियाला के क्या थे? मुख्य सचिव थे। पेप्सू पटियाला के मुख्य सचिव हुआ करते थे BR पटेल। एक तो इनको कमेटी में लिया, दूसरा कहते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल HC पुरी, आपको जानकारी होनी चाहिए, लेफ्टिनेंट कर्नल HC पुरी, इनको भी शामिल किया गया। विद्यार्थियों ध्यान देना, आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जब BR पटेल कमेटी बनी तो इस BR पटेल कमेटी के अंदर किसको शामिल किया गया? इस BR पटेल कमेटी के अंदर एक तो BR पटेल थे जो ICS थे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल HC पुरी, लेफ्टिनेंट कर्नल HC पुरी, इनको शामिल किया गया। और तीसरे व्यक्ति जो इस कमेटी के अंदर थे, जरा ध्यान दें, तीसरे व्यक्ति जो इस कमेटी के अंदर थे, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। विद्यार्थियों ध्यान दें, एक है पेप्सू के मुख्य सचिव BR पटेल, दूसरा आपको जानकारी हो लेफ्टिनेंट कर्नल HC पुरी, और तीसरे है HP सिन्हा। HP सिन्हा, ये तीनों व्यक्ति इस कमेटी में थे और इस कमेटी का नाम था BR पटेल कमेटी। इस BR पटेल कमेटी ने क्या सुझाव दिए? इस BR पटेल कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन करी और रिकमेंडेशन में पहली रिकमेंडेशन यह थी कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए। जयपुर को राजधानी क्यों बनाया जाए, इसके पीछे तर्क दिया गया। और तर्क क्या था? ध्यान से सुनना। यह कहा गया कि जोधपुर रेगिस्तानी इलाका है, जब भविष्य में अगर राजधानी जयपुर को बनाओगे तो पूरे राज्य की जनता को अपने छोटे मोटे काम के लिए राजधानी आना पड़ेगा, और छोटे मोटे काम के लिए जब राजधानी आएंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर एक दिक्कत तो यह आएगी कि यहां पर जोधपुर में पानी की समस्या है, पानी है नहीं, जोधपुर में पानी की समस्या। वो देखो 70 साल पुरानी बात है, अब तो पानी की समस्या दूर हो गई, लेकिन अब तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी नहर का भी पानी आ गया,
अब जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर पानी की समस्या नहीं है, लेकिन वो जमाना अलग था। दूसरा, जोधपुर के साथ प्रॉब्लम यह कि रेगिस्तानी इलाका है और यहां पर आवागमन की समस्या है। आज की तारीख में तो रेल, हवाई जहाज, बसें, सब कुछ है, लेकिन वो 1948-49 की बात है। तो जयपुर के साथ ये दिक्कत नहीं है, वहां आवागमन अच्छा है और वहां पानी की समस्या नहीं है। जोधपुर में पानी की समस्या और आवागमन की दिक्कत है, इसलिए राजधानी के रूप में बेटर प्लेस कौन सा है? जयपुर है। तो राजधानी किसको बनाया जाए? जयपुर को बनाया जाए। राजधानी किसको बनाया जाए? जयपुर को बनाया जाए। और आपको जानकारी हो, यह BR पटेल कमेटी जिसने कहा कि राजधानी जयपुर को बनाया जाए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस BR पटेल कमेटी ने यह कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय जोधपुर में बनाया जाए। कहां बनाया जाए? राजस्थान विश्वविद्यालय जोधपुर में बनाया जाए। जयपुर में वो अलग बात है, लेकिन इसने सिफारिश यह की थी कि राजस्थान विश्वविद्यालय कहां बने? जोधपुर में बने। लेकिन जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल खान। इसके लिए उन्होंने प्रयास तेज किए कि राजस्थान विश्वविद्यालय जोधपुर में नहीं, कहां होना चाहिए? जयपुर में। उन्होंने यह कहा कि जयपुर चूंकि दिल्ली के पास पड़ता है और दिल्ली के पास पड़ने के कारण और जयपुर का महत्व ज्यादा होने के कारण, आपको ध्यान हो, मिर्जा इस्माइल खान ने बाकी राजाओं को इस बात के लिए तैयार किया। BR पटेल कमेटी ने तो अपनी सिफारिश राजस्थान विश्वविद्यालय जोधपुर में रखने की सिफारिश की थी, लेकिन मिर्जा इस्माइल खान जो जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री जयपुर रियासत में हुआ करते थे, जयपुर रियासत में मिर्जा इस्माइल खान सवाई मानसिंह जी के प्रधानमंत्री हुआ करते। इस संघ में तो प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री है, लेकिन जयपुर रियासत में सवाई मानसिंह जी के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल खान हुआ करते थे। तो मिर्जा इस्माइल खान ने इसके लिए प्रयास किए और मिर्जा इस्माइल खान के प्रयासों के कारण राजस्थान विश्वविद्यालय, जो उस समय राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ और आज की तारीख में जिसको हम राजस्थान विश्वविद्यालय कहते हैं, यह जयपुर में स्थापित हुआ। ध्यान देना, BR पटेल कमेटी ने राजस्थान विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश कहां की थी? जोधपुर के लिए। लेकिन तब मिर्जा इस्माइल खान ने सभी राजाओं को और रियासती विभाग के अधिकारियों को मनाया कि भाई भविष्य के अंदर राजधानी जयपुर है, तो विश्वविद्यालय जो बने, क्योंकि देखिए आज की तारीख में विश्वविद्यालय हर संभाग में तो होते नहीं थे, उस समय विश्वविद्यालय कुछ चुनिंदा होते थे। तो सबको यह समझाया कि राजधानी जयपुर है, तो विश्वविद्यालय लेवल का कोई इंस्टीट्यूट तो राजधानी में ही होना चाहिए, तब उसकी कद्र है। राजधानी से बाहर यूनिवर्सिटी की कोई कद्र नहीं होगी। दूसरा, यह समझाया गया कि जयपुर दिल्ली के करीब है, इसलिए विश्वविद्यालय के रूप में जयपुर से बेहतर स्थान नहीं हो सकता। तो मिर्जा इस्माइल खान के एफर्ट के कारण राजस्थान विश्वविद्यालय जोधपुर की जगह कहां पर स्थापित हुआ? जयपुर में स्थापित हुआ। हालांकि BR पटेल कमेटी ने जो सिफारिश की थी उसमें उन्होंने राजधानी जयपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित करने के बारे में कहा था। मैं बताना चाह रहा हूं, राजधानी विवाद को सुलझाने के लिए 1949 में जिस कमेटी ने काम किया, 1949 में जिस कमेटी ने काम किया वो कमेटी थी BR पटेल कमेटी। हालांकि इसी कमेटी ने जो जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की, सत्यनारायण राव कमेटी जब 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, तब उसने भी इसी सिफारिश को और इसी तर्क को दोहराया था, सत्यनारायण राव कमेटी ने भी, कि राजधानी जयपुर को रखा जाए। लेकिन चूंकि सत्यनारायण राव कमेटी की रिपोर्ट 1957 के अंदर आएगी, तो मैं उसकी चर्चा 7वें चरण के साथ करने वाला हूं। सत्यनारायण राव कमेटी की चर्चा मैं कहां करने वाला हूं? 7वें चरण के साथ। 7वां चरण जब आएगा तो मैं सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिशों की बात करूंगा। अभी मैं इतनी बात करूंगा कि वृहद राजस्थान का गठन हुआ। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान बन जाता है। और वृहद राजस्थान जब बना तो आपको एक जानकारी यहां पर दे देनी चाहिए मुझे कि कितनी रियासतें थी। गौर करिएगा, आपको ध्यान हो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर समझ ले। वृहद राजस्थान का जो गठन हुआ, यह संयुक्त राजस्थान के अंदर, किन रियासतों के मिलने से हुआ? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 रियासतें जब मिली तब जाकर वृहद राजस्थान बना। और चूंकि मैंने कहा कि लावा
जुलाई 1948 से जयपुर रियासत का भाग था, इसलिए फाइनली लावा भी इस चरण में शामिल हो गया। फिर से कह रहा हूं, लावा के ऊपर बात पूर्व राजस्थान संघ में भी चली, क्योंकि लावा टोंक के बिल्कुल करीब है। लावा एक अलग चीफशिप थी, एक अलग ठिकाना था, मगर 19 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया जैसे ही पूर्व राजस्थान में शामिल होने की घोषणा हुई, जयपुर रियासत उसने अपने प्रयास किए और जुलाई 1948 के अंदर लावा किसको दे दिया गया? जयपुर रियासत को दे दिया गया। और जयपुर के मिलने के साथ ही यह लावा कौन से चरण का हिस्सा बना? वृहद राजस्थान का हिस्सा फाइनली बन गया। सेकंड चरण के लिए भी यह तैयार था, मगर चूंकि जयपुर रियासत ने अपने अंदर ले लिया, क्योंकि उसने वल्लभ भाई को कहा कि यह लावा तो हमारा इलाका, हमको दो, यह आपने पूर्व राजस्थान को क्यों दिया है? तो जुलाई 1948 के अंदर लावा कौन से संघ में मिल गया? कौन सी रियासत में मिल गया? जयपुर रियासत में। और जयपुर रियासत में मिला, इसलिए ये दोनों मिलकर और वृहद राजस्थान का हिस्सा बनते। आप अगर देखें तो संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान में जब संयुक्त राजस्थान में ये 4 रियासतें मिलाई तो 9 और 1 उदयपुर, यानी टोटल 10 रियासतें थी संयुक्त राजस्थान की। 10 रियासतें संयुक्त राजस्थान की है और इधर 4 रियासतें ये हो गई, तो 10 और 4 कितनी रियासतें हो गई? 14। अब कुशलगढ़ और लावा के अलावा तो एक ही ठिकाना बचा हुआ है, नीमराना, जो मत्स्य संघ में पढ़ा ही है। 3 ही ठिकाने थे, एक नीमराना, एक लावा और कुशलगढ़। नीमराना तो मत्स्य संघ में अलग ही पड़ा है, लावा जयपुर रियासत के साथ इस संघ में आ गया, कुशलगढ़ भी संयुक्त राजस्थान में ऑलरेडी है, इसलिए 14 रियासतें और 2 ठिकाने इसके अंदर आ गए। वृहद राजस्थान के अंदर कुल रियासतें कितनी शामिल थी? 14 रियासतें। ध्यान देना, वृहद राजस्थान में कुल रियासतें कितनी शामिल है? 14। और वृहद राजस्थान में कुल कितने ठिकाने शामिल है? 2, क्योंकि कुशलगढ़ संयुक्त राजस्थान में पहले से ही है और जयपुर रियासत में होने के कारण लावा भी इस संघ का हिस्सा बन गया, इसलिए ठिकाने जो 2 थे आजादी के समय, वो दोनों ठिकाने अब आ चुके हैं, नीमराना मत्स्य संघ के साथ पड़ा है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज की जानकारी दे दूं, रियासतें कुल 14 है, 4 रियासतें मत्स्य संघ वाली और 1 सिरोही, 19 हो जाएगी। 14 रियासतें ये है, 4 रियासतें मत्स्य संघ में अलग पड़ी 18 और 1 सिरोही बाकी पड़ा है 19। ठिकाने 2 है, एक मत्स्य संघ का नीमराना, 3 ठिकाने हो जाएंगे, और अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित अभी अलग पड़ा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 14 रियासतें और 2 ठिकानों को जोड़कर, और यह वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन कब होता है? 30 मार्च 1949 को जयपुर में होता है। और जिसका उद्घाटन कौन करते हैं? जिसका उद्घाटन करते हैं वो व्यक्ति जिसके कंधे पर पूरे एकीकरण की बागडोर थी। मैं बताना चाह रहा हूं वो व्यक्ति कौन? वो व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो व्यक्ति कौन? वो व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, राजधानी जयपुर को बनाने के पीछे एक तर्क यह भी था कि सवाई मानसिंह द्वितीय ने, कहते हैं, मैं बताना चाह रहा हूं, हालांकि बाद में जब सत्यनारायण राव कमेटी की बात आऊंगा ना, तो जोधपुर में हाईकोर्ट की सिफारिश सत्यनारायण राव कमेटी ने की। उन्होंने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का मुख्यालय उदयपुर की सिफारिश की, सेना का हेडक्वार्टर जोधपुर की सिफारिश की। ये सारी बातें फिर बाद में आएगी, लेकिन महत्वपूर्ण जो बातें बी.आर. पटेल कमेटी ने की वो हमें ध्यान रखनी, और बी.आर. पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन भी थी हाईकोर्ट जोधपुर में स्थापित करने की, ये भी बता दूं मैं आपको। लेकिन सत्यनारायण राव कमेटी की जो रिपोर्ट है वो जब हम पढ़ेंगे 7वें चरण के साथ, तो फाइनली हम बात करेंगे कि कौन कौन से इलाके को क्या क्या दिया गया। मैं एक चीज आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं कि जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह जी द्वितीय की बात करें तो जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह जी द्वितीय ने जयपुर को राजधानी बनाने के लिए वल्लभ भाई को यहां तक कह दिया कि अगर आप जयपुर को राजधानी बनाते हो ना, तो मैं जयपुर के अंदर जो मान गार्ड्स का हेडक्वार्टर है, टाउन हॉल है, पूरा जलेब चौक है और बहुत सारे भवन जो आपको राजधानी के लिए चाहिए, सिर्फ 1 रुपया साल का किराया लूंगा और ये सारी चीजें भारत सरकार को दूंगा, अब राजधानी आराम से जयपुर में चलाओ। तब बाकी सारे राजा क्या कहे? 1 रुपया मात्र वार्षिक किराए पर अपनी सारी इमारतें मान सिंह जी जो है वो राजधानी के लिए देने को तैयार थे। तो कहने का मतलब यह है, और तब जाके जयपुर को राजधानी बनाना ही पड़ा और बी.आर. पटेल कमेटी को भी राजधानी के लिए अल्टीमेटली जयपुर के नाम पर जो है वो हामी भरनी पड़ी। एक बात विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये वृहद राजस्थान मोटे तौर पर, मैं बताना चाह रहा हूं कि वृहद राजस्थान मोटे तौर पर बनकर जो है वो तैयार हो गया। और बात जब वृहद राजस्थान की होती है तो निश्चित रूप से
ये राजस्थान के एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण चरण बना, क्योंकि इसी चरण के अंदर हमने मोटे तौर पर अपने राजस्थान को बना लिया, मोटे तौर पर हमने अपने राजस्थान को जो है वो बना लिया। निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें आपको वृहद राजस्थान के अंदर समझ में आई होगी, और ये वृहद राजस्थान की इकाई, ये राजस्थान के एकीकरण की दिशा में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। सभी विद्यार्थियों, ये 14 रियासतें और 2 ठिकानों के साथ मिलकर बना वृहद राजस्थान संघ था, जिसकी राजधानी BR पटेल समिति की सिफारिश पर जयपुर बनी, जिसका महाराज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी को बनाया गया, जिसका राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह जी द्वितीय बने, जिसमें उपराज प्रमुख एक नहीं 4 बनाए गए। हालांकि सबसे ज्यादा वर्किंग उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह ही थे, लेकिन कोटा के भीम सिंह के साथ जोधपुर के हनुमंत सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख का स्टेटस भी दिया गया और उनको मंत्रिमंडल में शामिल भी किया गया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कनिष्ठ उपराज प्रमुख के रूप में बूंदी के बहादुर सिंह और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह दोनों इस पद पर रहे। हालांकि आपको भी पता है कि वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सबसे बड़े उपराज प्रमुख के रूप में कोटा के भीम सिंह ने ही काम किया, बाकी तीनों तो केवल नाम मात्र के थे, उनका कोई जो है बड़ा रोल, बड़ी भूमिका नहीं थी, लेकिन सबको राजी करना था, इसलिए सम्मान देना सबको जरूरी था। सबके मुंह में किसी को लड्डू दिया, किसी को गुड़ दिया, किसी को जलेबी खिलाई, किसी को गुलाब जामुन दिया, और इस तरीके से सभी क्या हो गए, राजी हो गए। और एक कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन, इन दोनों की कूटनीति का परिणाम था कि हमारा वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को बनकर, यानी चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006 को बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।